जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि अर्थक्वेक बियरिंग कैपेसिटी का एनालिसिस कैसे किया जाता है और जो बियरिंग कैपेसिटी है अर्थक्वेक के केस में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फ्रेंड्स, जो IS 1893 है उसके अकॉर्डिंग इस बार जो अर्थक्वेक बियरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करने का जो मेथड है उन्होंने स्पेसिफाई किया है। तो वहां से मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि आप कैसे अर्थक्वेक बियरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं किसी भी फाउंडेशन के लिए सॉइल की। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशंस मैं बताऊंगा, जैसे कि आपके सामने देख सकते हैं कि जो अल्टीमेट अर्थक्वेक बियरिंग कैपेसिटी है जिसको हम QUE से डिनोट करने वाले हैं, ये अभी केवल डिफाइन किया गया स्ट्रिप फुटिंग के लिए। जैसे कि नॉर्मल केस में हम बात करते थे कि जो टर्जागी की जो इक्वेशंस थी वो किसके लिए थी, हमारी स्ट्रिप फुटिंग के लिए थी। लेकिन हम उसके अंदर शेप फैक्टर्स लगा के उसको स्क्वायर शेप के लिए भी यूज कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर शेप के लिए भी यूज कर रहे हैं या फिर सर्कुलर शेप के लिए भी यूज कर रहे हैं। टर्जागी की जो बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन से उसके अंदर शेप फैक्टर लगा के। लेकिन जो इनिशियल में जो इक्वेशन दी गई थी टर्जागी साहब द्वारा वो केवल और केवल स्ट्रिप फुटिंग के लिए दी गई थी। सेम केस में जो IS कोड है IS 1893, इन्होंने भी हमको जो अर्थक्वेक बियरिंग कैपेसिटी है उसके लिए ये इक्वेशन दिया है, लेकिन साथ में बोल दिया है कि ये इक्वेशन आप किसके लिए यूज करेंगे, ये आप केवल स्ट्रिप फुटिंग के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि वहां पर जो टर्जागी साहब की जो इक्वेशन थी सिमिलर टाइप की इक्वेशन है, वहां पर हमने बात करी थी डेट इज Q अल्टीमेट क्या होता था हमारा, CNC प्लस NQ सिग्मा बार प्लस 1/2 बी गामा एन गामा हुआ करता था वहां पे। यहां पर बस क्या है फ्रेंड्स, CNC को यहाँ पर CNCE कर दिया है। जो भी हमारे बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स है डेट इज NC NQ N गामा है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स बोलते हैं, बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स बोलते हैं। तो ये जो बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स है इसके लिए हम बात करेंगे किसके लिए, अर्थक्वेक केस के लिए। तो यहाँ पर ई आप देख सकते हैं, ये जो ई लगा है इसका मतलब हो रहा है ये बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स है वो है अर्थक्वेक केस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इक्वेशन पहले मैं आपको यहाँ पर सारी चीजों से फेमिलियर करा देता हूँ। ज्यादातर चीजों से आप ऑलरेडी फेमिलियर है, बस आपके लिए थोड़ा सा नया है क्या, NCE NQE और N गामा E कि इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको नॉर्मल केस में तो पता है कैसे कैलकुलेट करते थे हम लोग, है ना, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है तो मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल बेसिक से। बट सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो C जो है, C हमारा क्या है, कोहेजन है सॉइल का, जिसका यूनिट हो सकता है फ्रेंड्स किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर। फ्रेंड्स ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप कभी भी ये जो सॉइल के पैरामीटर्स यूज करेंगे डेट इज C और फाई, जो कि हमारे लिए डिजाइन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, तो ये C और फाई जो होते हैं हमारे जो भी फुटिंग रहती है, फुटिंग के नीचे वाले पैरामीटर्स होते हैं, नीचे वाले जो भी सॉइल रहेंगी उस सॉइल के पैरामीटर्स रहेंगे। ये एवरेज पैरामीटर हो सकते हैं या फिर किसी भी एक लेयर के पैरामीटर हो सकते हैं, डिपेंड करता है कैसे टाइप का वहां पर स्ट्रेटा आपको मिल रहा है। अगर यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड सॉइल है तो ये पैरामीटर उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे आप, अगर यहाँ पर सेम स्ट्रेटा है तो उसके अकॉर्डिंग ये पैरामीटर्स यूज करेंगे, है ना। यहाँ पर क्ले है तो अलग ये केवल C रहेगा, फाई नहीं आएगा, डिपेंड करेगा कौन सी टाइप की सोइल है उसके हिसाब से ये C5 वेरी करेगा। ठीक है, तो C मैंने आपको बता दिया, C क्या है, यहाँ पर कोहेजन है किसका, सोइल का। साथ में गामा जो है फ्रेंड्स, गामा है हमारा यूनिट वेट ऑफ द सोइल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये यहाँ पर जो गामा होता है ये कौन सा होता है, सरचार्ज वाला होता है, डेट इज यहाँ पर जो गामा रहेगा वो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। डी जो है फ्रेंड्स ये है मेरा डेप्थ ऑफ फुटिंग, मतलब कि इस लेवल से तो जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है उसको बोल देते हैं डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है, डेप्थ ऑफ फुटिंग हमारा डी हो गया। तो यहां से आप ओवरबर्डन निकाल सकते हैं क्या, ओवरबर्डन कितना जाएगा, गामा इंटू डी करेंगे तो आपको ओवरबर्डन ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये तीनों चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगी। और जो बी होता है हमारा ब्रेड्थ ऑफ द फुटिंग, मतलब ये यहां से यहां तक का जो है इसको बी बोल दो या फिर BF बोल दो, ये हो गया हमारा। ठीक है, इसको आप साइड से अगर देखेंगे तो ये आपको स्ट्रिप फुटिंग ऐसे टाइप की नजर आती है कि इसकी जो विड्थ है बहुत छोटी है, लेंथ बहुत ज्यादा है। तो स्ट्रिप फुटिंग मेरे ख्याल से आपको पता है कि ऐसी फुटिंग जिसकी लेंथ काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू उसकी विड्थ या फिर ब्रेड्थ। एक यहाँ पर थंब रूल मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपकी फुटिंग जो है, फुटिंग की लेंथ अगर आपकी
ज्यादा है किससे, 5 टाइम्स ऑफ विड्थ से, तो हम इसको जनरली कह देंगे क्या, ये एक प्रकार की स्ट्रिप फुटिंग होगी। जस्ट थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने यहाँ पर आपको ये चार पैरामीटर्स बता दिए कि चार पैरामीटर्स क्या क्या है, कौन सी जगह के, ये मैंने आपको क्लियर किए। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स वन बाय वन करके, पहले बात करेंगे एनक्यू के, कि ये जो एनक्यू है इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स एनक्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास होना चाहिए केपीई और केएई। तो ये एनक्यूई जो है ये रेशियो होता है केपीई का और केएई का। अब सवाल आता है कि केपीई क्या है और केई क्या है। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूं कि जो केपीई जो है ये है अर्थक्वेक पैसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। जैसे के ए आप बोलते हैं तो एक्टिव प्रेशर अर्थ कोफिशिएंट, केपी जो हो गया पैसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। तो ऐसे ही यहाँ पर केपीई जो है हमारा क्या है, अर्थक्वेक, ई लगा है मतलब अर्थक्वेक है, ए मतलब होता है एक्टिव प्रेशर कोफिशिएंट और केपी मतलब होता है पैसिव प्रेशर कोफिशिएंट। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, अर्थक्वेक बियरिंग कैपेसिटी की। तो ये हमारा जो पैरामीटर्स है डेट इज एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर, ये किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे हम, अर्थक्वेक के। तो इसलिए इसको केपीई डेट इज अर्थक्वेक पैसिव अर्थ प्रेशर हो जाएगा हमारा केपीई, और केई हो जाएगा क्या, अर्थक्वेक एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। ठीक है। अब इसको निकालने के लिए सिंपल से एक्सप्रेशन से जो कि आपको ऑलरेडी पता होंगे, बट फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो केपीई जो है हमारे क्या है, इसको कैसे निकालेंगे हम, इसको इस तरह से निकालेंगे, डेट इज कोस स्क्वायर फाइव माइनस थीटा अपॉन कोस थीटा कोस डेल्टा प्लस थीटा, ये ब्रैकेट के अंदर ऐसा। तो ये सारे टर्म्स जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कौन से टर्म का क्या मतलब है। और यहाँ पर जब आप इन सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो आपको यहाँ से केपीई मिल जाएगा, सिमिलर टाइप से केई मिल जाएगा, दोनों को आप रेशो ले देंगे तो यहाँ से आपको एनक्यूई आ जाएगा। फ्रेंड्स इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा अच्छा सा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उससे और अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा, बट पहले आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। ठीक है। तो यहां तक की चीज अगर क्लियर हो गई है तो आगे हम बात करते हैं ये सारे पैरामीटर्स, डेट इज थीटा क्या है, डेल्टा क्या है, सारी बातें हम लोग करेंगे। फाई तो मेरे ख्याल से आपको पता चल ही गया होगा, फाई हमारा सॉइल का इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। ठीक है। तो जैसे ही अगर आपने एनक्यूई निकाल दिया तो आप एनसीई निकाल सकते हैं। एनसीई का सिंपल सा फॉर्मूला है फ्रेंड्स कि जो एनक्यूई आया -1 इंटू कोट ऑफ फाइव। फाई क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर ये मेरा फाउंडेशन रख रहा हूं तो इसके नीचे वाली जो सॉइल रहेगा इसके जो पैरामीटर्स है डेट इज इन सी और फाई को हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर, शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर। तो ये शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर अगर फाई आपको पता है तो यहां से आप एनसीई निकाल देंगे, एनक्यूई आपने निकाल दिया इनका रेशियो से, है ना। नेक्स्ट जो पैरामीटर है फ्रेंड्स वो है हमारे पास हमारा एन गामा ई, डेट इज ये वाला एन गामा ई। तो एन गामा ई को भी सिंपल सा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी हमारा क्या है, देखो केपीई माइनस केपीई डिवाइडेड बाय केई -1 इंटू 10 रो एई। अब ये रो एई क्या है इसकी बात हम लोग करते हैं। देखो रो एई को यहां से कैलकुलेट किया जाता है कि ये स्मॉलर होता है इन दो टर्म का समीशन या फिर इनका। मतलब यहां पर अगर आप देखेंगे तो अल्फा एई क्या है, अल्फा एई जो जहां पर फुटिंग रखा है उसके नीचे से जो प्लेन ने जो एंगल बनाया है इस एंगल को हमने नाम दिया है अल्फा ए। और यहां पर ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो ये वाला एंगल जो है ये हमारा हो गया अल्फा पीई। क्लियर है। तो ये इनकी वैल्यूज आपको पता रहती है, आपको मालूम रहेगा कि अल्फा ए कितना है, अल्फा पीई कितना है, तो इसमें से जो भी स्मॉलर आएगा उसका आप यूज कर लेंगे यहाँ पर रो ए के फॉर्म में। क्लियर है। अब सवाल आएगा कि अल्फा ए वगैरह कैसे निकालते हो, तो अल्फा ए की वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो उनको इन फॉर्मूले की मदद से निकालते हैं। बट सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा फ्रेंड्स कि जो आपका ए है, ए कैसे निकलेगा, ए हमारा निकलेगा फाइव माइनस थीटा से, लेकिन थीटा अभी क्या है हमारे लिए अननोन है, तो थीटा को निकालना मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ठीक है। अगर आपको थीटा आप निकाल लेंगे तो वहां से आप क्या निकाल पाएंगे, ए निकाल पाएंगे। क्लियर हो गया। तो यहां तक की चीज अगर क्लियर हो गई है तो मैं आगे की चीज एक्सप्लेन करता हूं आपको। और आगे की चीज में क्या है, आगे की चीज में हम लोग कैलकुलेट करेंगे डेल्टा। डेल्टा जो होता है फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा जो रहेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी सीधे सीधे 5/2, मतलब फाइव अगर मेरा 30 है तो यहाँ से डेल्टा हो जाएगा मेरा 30/2 डेट इज 15। क्लियर है ये चीज। ठीक है। सेम फैशन में हम लोग क्या निकाल पाएंगे, हम लोग निकाल पाएंगे अल्फा ए। अगर मुझे ए की वैल्यू पता है, मुझे डेल्टा की वैल्यू पता है, मुझे थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी अभी नेक्स्ट स्लाइड में, तो मैं यहां से इन सारी वैल्यूज को इन फॉर्मूले के अंदर पुट कर दूंगा
तो मुझे अल्फा ए मिल जाएगा, अल्फा पीई मिल जाएगा। ठीक है, और अल्फा ए और अल्फा पीई की यूज करके मैं यहां से क्या निकाल पाऊंगा, रो ए निकाल पाऊंगा। ठीक है, और इस रो ए को मैं यहां पर पुट करूंगा तो मुझे यहां से मिल जाएगा गामा एन गामा ई। ठीक है, तो ये सारी चीज हो गई है। अब फ्रेंड्स अगर मैं बताऊं यहां पर, तो हमको चाहिए थीटा। अभी तक थीटा की वैल्यू हमको नहीं पता चली, तो थीटा हमारा होता है दैट इज टेन इनवर्स ऑफ ए एच अपॉन 1 माइनस ए वी। और ये ध्यान रखिएगा थीटा की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 रहनी चाहिए। तो जो ए वी ए एच जो है इनको निकालने के लिए फ्रेंड्स IS 1893 के अंदर एक क्लोज है 6.2.3.4 के अंदर बोला गया है कि ये जो ए एच और ए वी जो है हमारे एक्सेलरेशन कोफिशिएंट्स है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में, उनको ऐसे निकालते हैं। देखो यहां पर अगर आप इसको देखेंगे 6.2.3.4 को, जो कि बोलता है इलास्टिक मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पीएसएस पीएसवीस एंड एसडीस। देखो ये थोड़ा स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा हो जाता है, बट फॉर थोड़ा सा ये जियोटेक की है, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। तो यहां से आप देखना कि ये ए एच और ए वी की वैल्यू आप निकाल पाएंगे। ठीक है, ए एच और ए वी की वैल्यू अगर आप यहां से कैसे निकाल पाएंगे, ये हमारा किसका ZIANHTH होता है। तो ये सारी चीजें आपको IS 1893 अगर आप रेफर करेंगे तो वहां से पता चल जाएगा। बट मोटा मोटी चीज मैं बता देता हूं कि जो Z और I है, दैट इज Z हमारा अर्थक्वेक जोन फैक्टर और I जो है इंपॉर्टेंस फैक्टर, वो आपको इन क्लोज से और इन टेबल से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स अगर आपको ये वैल्यूज चाहिए, मतलब कि अभी फोकस इन पे रखिएगा कि हमको यही चाहिए ए एच और ए वी। तो ए एच ए वी चाहिए तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि मेरा जो भी बियरिंग कैपेसिटी में निकाल रहा हूँ वो कौन से जोन में आ रहा है, वो साइट है वो किस जोन की है। तो अगर आपको अर्थक्वेक का जोन पता है तो आप उसके करस्पॉन्डिंग जोन फैक्टर निकाल सकते हैं। और आप वहां पर ध्यान से देखिएगा कि अगर आप जब निकाल रहे हैं तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जो स्ट्रक्चर है उसको आप किस तरह से डिजाइन कर रहे हैं। अगर लिमिटेड स्टेट से डिजाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप का रिटर्न पीरियड लेना पड़ेगा, है ना, डिपेंडिंग अपॉन आपका स्ट्रक्चर कैसा है, स्पेशल है, जनरल है, कैटेगरी के हिसाब से, दैट इज क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फिर अगर आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, तो यहां से आपको रिटर्न पीरियड लेना है। तो यहां से आप रिटर्न पीरियड लेने के बाद जैसे आपने यहां से रिटर्न पीरियड लिया तो फिर आप जो एक दूसरा टेबल दिया है IS 1893 उसके अंदर से आप जोन फैक्टर Z उठा सकते हैं। सेम टाइप में फ्रेंड्स आप इंपोर्टेंस फैक्टर्स ले सकते हैं। 8.2.2 में बोला गया है कि जो इंपोर्टेंस फैक्टर है जिसका हम यूज करते हैं एक किसके लिए, डिजाइन एक्सेलरेशन कोफिशिएंट के लिए, उसको रिस्पेक्टिव जो भी पार्ट रहेगा वहां से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया है, लेकिन अगर आप इस कोड को अगर एक बार देखेंगे तो वहां से आपको क्लैरिटी आएगी कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर ये दोनों चीज आपको कैलकुलेट करना आ गई है, एक क्वेश्चन की मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसमें और अच्छे से आपको क्लैरिटी आएगी। तो अगर आपने इनको कैलकुलेट कर लिया तो यहां से आपको क्या मिल गया है फ्रेंड्स, थीटा मिल गया है। जैसे आपको थीटा मिलेगा, आप इस इक्वेशंस के अंदर ये जो भी इक्वेशंस मैंने अभी आपको प्रीवियस में बताई है, ये सारे चीज में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी देखने को मिल रही होगी, है ना। तो यहां तक की चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि अर्थक्वेक बियरिंग कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। देखो यहाँ पर तीन चीज नहीं है आपके लिए, डेट इज NCE, NQE और एन गामा ई। ये तीनों चीज आपको अगर निकालना आ गई तो बाकी प्रोसीजर तो सेम है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि ये इक्वेशन किसके लिए थी, स्ट्रिप फुटिंग के लिए थी। अगर इसको आपको सर्कुलर के लिए अगर यूज करना है, ऐसा स्पेसिफाई नहीं है, या फिर आपको स्क्वायर के लिए यूज करना है या फिर रेक्टेंगुलर के लिए यूज करना है, तो आप इसके अंदर भी क्या यूज कर सकते हैं, शेप फैक्टर लगा के यहां से अर्थक्वेक की बियरिंग कैपेसिटी एस्टिमेट कर सकते हैं। ये जस्ट अप्रोक्सीमेट आइडिया है। तो मैंने क्लियर कर दिया है कि अर्थक्वेक की बियरिंग कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे एज पर IS 1893। तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा और एक बार कोड को रेफर करिएगा तो आपको अब क्लैरिटी आ जाएगी। आई थिंक ये चीज क्लियर हुई है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो देखें जिसके अंदर एक न्यूमेरिकल की बात करेंगे और इसके ऊपर मैंने एक एक्सेल शीट से डिजाइन की जिसके अंदर सिंगल क्लिक से आप पूरी बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।